हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कल 9 मार्च 2024 को, जी हां 9 मार्च 2024 को खुद सोनिया गांधी जी घोषणा करेंगी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई और मायावती जी इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम पद का चेहरा होंगी। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जब मैं मायावती जी पर वीडियो बना रहा था, तमाम समर्थक तो मेरे साथ थे, वो बात समझ रहे थे। कुछ लोग उसको बुरा मान रहे थे। दोस्तों, जैसे आप किसी को जगाते हैं पढ़ने के लिए तो पहले प्यार से जगाते हैं, नहीं जगता है तो डांट कर जगाते हैं, लेकिन जगाते तो उसी के लिए है ना। इस समय जो लोग भी मायावती जी से सवाल कर रहे थे कि आप ऐसे वक्त में जबकि संविधान को खतरा है और ऐसे वक्त में जबकि जनता संविधान बचाने के लिए ईवीएम हटाने के आंदोलन में, किसान आंदोलन में, बेरोजगारों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में सड़कों पर उतरी हुई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, सर्वाधिक संख्या में बल्कि मैं कहूँ बीएसपी का मतदाता समाज है, ऐसे में आप शांत क्यों बैठी हैं? यह अकुलाहट समाज की थी जो हम लोग प्रश्नों के माध्यम से यहाँ कर रहे थे। इसका दबाव, इसकी सूचना नेताओं तक पहुँचती है, नेताओं पर पड़ता है। प्रभाव यह हुआ है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। 80 में से 17 सीटें, 63 सीटें यानी 63 सीट्स अखिलेश यादव के पास है, जिसका फैसला उनको करना है। दरअसल शुरू में जब गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे तो माना जा रहा था कि कांग्रेस को लगभग 20-22 सीट मिलेगी और शेष सीटों में सपा बसपा आरएलडी विभाजित करेंगी और शेष सीटों में सपा बसपा और आरएलडी अपने अपने हिस्से बांटेंगी। लेकिन दो घटनाक्रम हुआ दोस्तों। एक तो आरएलडी बाहर हो गया इंडिया गठबंधन से, तो उसके हिस्से में जो सीटें जानी थी वो बची हुई हैं। दूसरा कि कांग्रेस ने 22 सीटों का दावा छोड़कर 17 सीटों पर सहमति जता दी। जाहिर सी बात है कि यह बीएसपी के लिए जगह छोड़ी गई है। 63 सीटों में से 25 सीटें, उत्तर प्रदेश की 25 सीटें बीएसपी को दी जाएंगी और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटें इनको दी जाएंगी। शेष जो सीटें बचेंगी 38 सीटें, 38 सीट्स, उसमें लगभग 35 सीट्स पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 3 सीटें जैसे पल्लवी पटेल हैं या और इस तरह के जो छोटे छोटे दल हैं उनमें वितरित की जाएंगी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा अगर कहीं मजबूत अब होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, जहां सर्वाधिक 80 सीटें हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, अब यह बात छुपी नहीं है कि यहां के मुख्यमंत्री बनाम भारत के गृहमंत्री में कोल्ड वार चल रहा है और यहां के मुख्यमंत्री जी और उनका समाज यह जानता है और नेता ये भली भांति जानते हैं कि किसकी जीत से बाद में किसको हार मिलती है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वो चीज भी असर करेगी इस चुनाव में। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो इन पर दबाव डालने का, जगाने के लिए वीडियो बना रहे थे, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। एक खबर और बता दूं आपको। ये खबर मैं कहाँ से दे रहा हूँ आपको, आप जानते हैं मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, पत्रकार नहीं हूँ। राजनीति में अगर कोई बात उड़ती है तो यूं ही नहीं उड़ती है, ये जान लीजिए आप। जैसे गडकरी जी और मोदी जी का टसल दिखाई दे रहा था, आज सामने आ गया ना। वरुण गांधी और मोदी जी का टसल दिखाई दे रहा था, सामने आ गया ना। वैसे ही बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बारे में जो खबर आ रही है वो एकदम पक्की हो जाएगी कल 9 मार्च को। अगर नहीं हुई तो क्या होगा, जरा इस पर मैं अपनी ओर से खबर बता दूं। ये मेरी खुद की खबर है, तमाम लोगों से मेरी बात हो रही है। ये कौन लोग हैं? बीएसपी के समर्थक लोग, पक्के समर्थक। उन लोगों ने कहा है कि अगर अधिसूचना जारी होने के 2 दिन बाद
बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होती हैं तो हम लोग बीएसपी कार्यालय पर धरना देंगे और दबाव डालेंगे कि आप गठबंधन में आइए। बहुत गजब की बात है। ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी पार्टी के समर्थक ऐसा प्रयास करेंगे कि अपनी ही पार्टी पर दबाव डालेंगे संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, न्याय का साथ देने के लिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। जी दोस्तों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को नकारा है एसबीआई ने यानी सरकार ने, अब तो एकदम ये खुला हो गया कि सारे खेल सरकार कर रही है। सोचिए, जो सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इस तरह की हेराफेरी कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक घोषित करना पड़ा और आंकड़े मांगने पर दे नहीं रही है, वो ईवीएम के जरिए क्या करती होगी? अब तो कोई कुछ भी अंदाजा लगा सकता है ना। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे आइए ईवीएम चेक करिए, हम तो बैठे हुए हैं, दिखाइए ना इलेक्टोरल बॉन्ड, हम चेक करना चाहते हैं। आपके पास कर्मचारी कम हैं, भारत में इतने सारे सीए लोग हैं, लगा दीजिए, बता देंगे वो 2 से 3 दिन के अंदर। अब तो कहना चाहिए ना। जो लोग कहते हैं आइए ईवीएम चेक करिए, ईवीएम ऐसी मशीन है जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट ही चेक कर पाएंगे क्या गड़बड़ी है, उनको नाम जाते ही मैनेज कर दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे स्पष्ट हो गया कि न्याय के साथ ये सरकार नहीं खड़ी है, पारदर्शिता के साथ सरकार नहीं खड़ी है, लोकतंत्र के साथ नहीं खड़ी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस जंतर मंतर पर चले झूठे फरेबी अन्ना हजारे के आंदोलन से मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करके वर्तमान सरकार को आने का देश में मौका मिला, आज उसी जंतर मंतर पर पुलिस का कड़ा पहरा है, कोई सांस नहीं ले सकता, कोई वहां आंदोलन नहीं कर सकता। ऐसे में संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, बचा ही नहीं है। जो मीडिया हमेशा से सरकारों की आलोचना करता रहा, 2014 से उसके सुर बदल गए, वो उन्हीं लोगों की आलोचना आज भी कर रहा है जिनकी आलोचना 2014 से पहले कर रहा था। यानी ये मीडिया सुनियोजित रीत से केवल विपक्ष की आलोचना करता है, चाहे वो सरकार में हो या सरकार से बाहर हो। विपक्ष का मतलब इस समय का जो विपक्ष है, कांग्रेस। तो लोकतंत्र को खतरा क्यों हुआ? क्योंकि जब तक कांग्रेस सरकार में थी तब तक तो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो यह नहीं समझ में आया कि आप कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं या सरकार की। लेकिन जब कांग्रेस विपक्ष में चली गई तब भी केवल कांग्रेस पर कोसना, तब भी सारी गलतियों के लिए कांग्रेस को गलत दिखाना, तब भी राहुल गांधी को बदनाम करने वाली बातें करना। और जो प्रधानमंत्री भारत का लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होकर कभी पत्रकार वार्ता में शामिल नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री G20 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने नहीं देता है अपने देश में, लोकतांत्रिक देश में, अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ से दूसरे देश में जाकर के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री से कोई सवाल न करना साफ साफ दिखाता है कि मीडिया का बहुत बड़ा तबका, लगभग 99% सुनियोजित रीत से कांग्रेस की और कांग्रेस के समर्थक दलों की आलोचना नहीं बल्कि निंदा करता रहा है, बदनाम करने की सुपारी लिया है। ऐसे में यानी कि जब संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को रौंदा जा रहा है, तब मायावती जी के समर्थकों का इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती जी से आग्रह करना, इनसे अपेक्षा करना, संविधान की सुरक्षा की मांग है, लोकतंत्र बचाने की मांग है, यह केवल पार्टी बचाने की मांग नहीं है। और कोई भी नेता अपने समर्थकों के इच्छा को जब जान लेता है तो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो कल 9 मार्च को स्वयं सोनिया गांधी जी यह घोषणा करेंगी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं और ये पीएम पद का चेहरा होंगी। पीएम पद का चेहरा होने के और भी कई कारण हैं। कारण यह है कि भारत में दलित प्रधानमंत्री की मांग बहुत दिन से चल रही है। ऐसे में अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है तो ये कहीं कुछ गलत नहीं है। मायावती जी अब एक कुशल प्रशासक हैं। जब भी ये मुख्यमंत्री रही हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में सही रहा है, कागज में नहीं, मुंह बंद कराकर नहीं, मीडिया के प्रचार से नहीं, वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर सही रहा है उस समय जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। वैसे तो कोई भी सरकार हो, समाज में अपराध होता रहता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रशासक अगर कोई रहा है इधर के समय में तो मायावती जी रही हैं। जैसे विकास के लिए अखिलेश यादव रहे हैं,
जैसे सड़क पर चलने वाली छीना झपटी के लिए योगी जी हैं, वो रुकी हुई है। तो हर एक मुख्यमंत्री की अपनी एक पहचान होती है। एक कुशल प्रशासक के रूप में ये स्थापित हैं। अगर इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता है तो पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री पद का अभी उम्मीदवार न भी बनाया जाए तो भी ये इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद की प्रमुख दावेदार होंगी, चाहे भले इसकी घोषणा राजनीतिक कारणों से न की जाए, लेकिन इसका प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक खबर है जो अभी तमाम मीडिया चैनलों से आ रही है। मुझे लगा कि ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरी जो मेरे पास निजी बात है, निजी खबर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अधिसूचना जारी होने के 2 दिन बाद तक भी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं करती हैं तो बीएसपी समर्थक बड़े पैमाने पर बीएसपी कार्यालय पर इस बात के लिए धरना देंगे, मांग करेंगे कि बहन जी आप इंडिया गठबंधन में शामिल होइए। दोस्तों, इसके पहले मैं 2019 की बात भी कर दूं। 2019 में जब बीएसपी और एसपी मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी जब तक गठबंधन नहीं हुआ था तब तक एसपी बीएसपी में टसल की खबरें ही आ रही थीं। नेता जानबूझकर ऐसी बाइट भी दे रहे थे कि ऐसा लगे कि दोनों लोग लड़ रहे हैं। कभी कभी नेता इसलिए भी ऐसा करते हैं ताकि जनता का मन भांप सके कि जनता क्या चाहती है। और पहली बार भारत में ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सबके समर्थक बहुत जोर शोर से अपनी पार्टियों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप विपक्ष के उस गठबंधन में शामिल होइए जो विपक्षी खेमा को एक करने के लिए बनाया गया है, इंडिया गठबंधन। आप देखिए दोस्तों, 2 नेता इस गठबंधन में आने के बाद अलग हुए तो समर्थकों में ही उनकी बहुत छीछा लेदर हुई। एक हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और दूसरे पश्चिमी यूपी के नेता जयंत चौधरी जी। जैसे ही ये लोग इंडिया गठबंधन छोड़कर गए हैं, समर्थकों ने इनका बहुत विरोध किया, इनके अपने समर्थकों ने बगावत की है। ये पहली बार हो रहा है और ये अच्छी बात मेरी नज़र में इसलिए है कि भारत की जनता अब इतनी जागरूक हो गई कि संविधान कहाँ सुरक्षित है और कहाँ से खतरा है, इसको अपने आंख से देखने लगी है। महज उस नेता की आंख से नहीं देख रही है जिस नेता का वो समर्थन करती आई है, बल्कि अपने आंख से देखने लगी है। यही तो संविधान निर्माताओं का आशय था कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत की जनता जब जागरूक होगी, संविधान का स्वाद चख लेगी, लोकतंत्र की खुशबू को महसूस कर लेगी, तब उसको स्वतंत्र और आज़ाद समाज में सांस लेने की जो आदत पड़ेगी, अगर उसमें तनिक भी दखल खलल कोई डालेगा तो खुद नेताओं पर दबाव डाल देगी और तभी ये लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित होगा। बहुत अच्छी बात हो रही है भारत के लिए। एक तरह से समझिए कि भारत की जनता का लोकतांत्रिक परीक्षण हो रहा है कि भारत की जनता लोकतंत्र को कितना चाहती है। कुछ लोग दोस्तों हर समय गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। वो ये कहते हैं हमारा ये नेता जो कहेगा हम करेंगे, यानी उनकी अपनी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं होती है। प्रकृति में मनुष्यों में से कुछ % ऐसे होते हैं, शेष को बनाया जाता है, लेकिन चाहे कितना भी बनाया गया, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा नेता जो कहेगा हम वो करेंगे। मैं केवल बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी के वोटर क्या संविधान समर्थक नहीं है? होना चाहिए। फिर उनको भी सवाल करना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब क्यों नहीं दे पा रही है एसबीआई, और इस मामले में सरकार क्यों मौन है? सारा फायदा तो बीजेपी को मिला है, तो ये कौन सा कानून बनाया गया कि सारा फायदा बीजेपी को और जवाबदेही एसबीआई की, और एसबीआई कह रही हम 4.5 महीने बाद जवाब देंगे। तो बीजेपी का मतदाता भी अगर लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाला है, उसको लोकतांत्रिक खुशबू चाहिए, संविधान की सुरक्षा चाहिए, तो समझ रहा है कि कहाँ खतरा है। और अगर इसके बाद भी वो कहता है कि नहीं जो कहेंगे हम वही करेंगे, तो फिर वो गुलाम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका स्वभाव अंदर से गुलामी वाला है। अगर वो कहता है कि नहीं अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हम इनकी आलोचना करेंगे, तब समझिए कि संविधान का स्वाद चखा हुआ है। वो समता में, सुरक्षा में, स्वतंत्रता में, न्याय में भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए। रात 9 से 10 मैं लाइव संविधान पढ़ाता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा संविधान में कितने तरह के आरक्षण। हमारी अपनी इस किताब के पेज संख्या 7 पर व्याख्यान होगा। कल भी पेज संख्या 7 पर ही मैंने व्याख्यान किया था। आज भी मैं भारत के संविधान के अपनी इस किताब के पेज संख्या 7 में, जिसमें 2 चार्ट बने हुए हैं, दूसरे चार्ट पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आप सब रात के 9 बजे मेरे साथ लाइव में जरूर जुड़िए। संविधान का ज्ञान बढ़ाइए, संविधान ज्ञान प्रसार की मुहिम में मेरे सहयोगी बनिए। संविधान को जानिए, देश में संविधान को और ज़्यादा फैलाइए। ये वीडियो आप खूब लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।